नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सीडीपी के इस बेहतरीन ज़बरदस्त सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सभी जो है फैमिली को जय माता दी, माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। तो साथियों, आज का अपना जो भी प्रैक्टिस सेट है बहुत ही यूनिक प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो प्रश्न की शुरुआत करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो जाता है जब, बात की जा रही है यहाँ पर, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है कि सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो जाता है जब नई विषय वस्तु पिछले ज्ञान से संबंधित ना की जाए। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा निष्क्रिय नकल कई बार दोहराई जाती हैं तब। सी ऑप्शन है विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं। या फिर डी ऑप्शन है विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं कुछ उत्तेजनाओं का उपयोग करके अनुबंधित की जाती हैं। तो सीखना प्रभावी कब होता है? क्या आप जब नई विषय वस्तु को पिछले ज्ञान से संबंधित करते हैं तब होता है, या फिर नहीं करते हैं तब होता है? पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जब आप जोड़ देते हैं तो सीखना प्रभावी होता है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि नई विषय वस्तु पिछले ज्ञान से संबंधित ना की जाए। निगेटिव पूछा गया और क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव है। तो आपका ए ऑप्शन तो कट गया। बी ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों द्वारा निष्क्रिय नकल कई बार दोहराई जाए। एनसीएफ 2005 रूट लर्निंग को अवॉइड करता है कि रटंत प्रणाली न हो शिक्षा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन भी कट गया। सी ऑप्शन है विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल, अगर विद्यार्थी जो है अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो सीखना आपका इफेक्टिव होगा। क्लियर? आपका सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि इस बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे जबकि लेवाइगोस्की किसको महत्व देते हैं? बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे किसको महत्व देते हैं और लेवाइगोस्की किसको महत्व देते हैं? आप सभी को पता है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई: संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और उन्होंने ये बताया कि जो बच्चों का विकास होता है वो अवस्था के अनुरूप होता है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनका विकास होता है। ठीक, लेकिन लेवाइगोस्की क्या कहते हैं कि जो बच्चों का विकास होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक उपकरणों द्वारा होता है, समाज में रहकर होता है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेवाइगोस्की ने दिया है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जीन पियाजे ने जब बताया कि बच्चों का विकास अवस्था के अनुरूप होता है, तो अवस्था में आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या होता है? परिपक्वता आती है। अब अवस्था में परिपक्वता आती है। अगर नहीं पता तो आप लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लोगे, समझ आ जाएगा कि अवस्था में परिपक्वता आती है। और लेवाइगोस्की जो है सांस्कृतिक उपकरण से संबंधित रखें, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लगेगा कठिन है? कठिन क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। लेवाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। लेवाइगोस्की को जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के जनक कहा जाता है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत लेवाइगोस्की ने दिया है। बिल्कुल सही, यहाँ पर बात की गई लेवाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का जो सीखना होता है वो संदर्भ में होता है। बताइए भाई, जब ऐसी बात है तो क्या कहा जाता है? क्या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है या फिर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है? यहाँ पर क्या लॉक होगा? क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि यहाँ पर क्या पूछा गया। सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कि सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है, सामाजिक, लेवाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना, यहाँ पर डैश डैश होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, इस चीज़ जो, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास नहीं, लेवाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का जो सीखना होता है संदर्भ में होता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, समावेशी शिक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है। समावेशी शिक्षा शब्द का अर्थ होता है समान शिक्षा। विशेष बच्चे और सामान्य बच्चों की जो शिक्षा होती है वो समावेशी शिक्षा में आती है। हर एक धर्म, हर एक संप्रदाय, हर एक लिंग के बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करें, वही समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर बात की जा रही है ऑप्शन कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की, देखो जाति भेदभाव को ख़त्म करना ही समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है कि बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। सामान्य बच्चों के साथ साथ विकलांग बच्चों की भी शिक्षा, यानी कि सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चों की भी शिक्षा, और विशिष्ट में आपके सारे बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। तो साथियों, आपको क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ते रहें। प्रश्न नंबर 5 को देखिएगा कि किस अवस्था में बच्चे अमूर्त के बजाय मूर्त चिंतन करने में सक्षम होते हैं। किस अवस्था में बच्चे अमूर्त के बजाय मूर्त चिंतन करने में सक्षम होते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा मैं घुमा दूँ कि किस अवस्था में बच्चे मूर्त के बजाय अमूर्त चिंतन करने में सक्षम होते हैं, तब आप क्या लॉक करोगे, बताइए क्या लॉक करोगे। यहाँ पर जब पूछा गया अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, तब आपका हो जाएगा क्या, जब यहाँ पर आ गया कि अमूर्त के बजाय मूर्त चिंतन करने लगते हैं, तब आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और जब बात आ जाए कि मूर्त के बजाय अमूर्त चिंतन करने लगते, तब आपका हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो आपको लास्ट वाला देखना है, मूर्त पूछा है या फिर अमूर्त पूछा है। क्लियर, सी ऑप्शन फिलहाल यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 को देखिएगा, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है भाई कि किसकी यह विचारधारा मतलब किसकी यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। आप सब बार बार समावेशी शिक्षा को हम क्लास में लेकर आते हैं। इसका मेन रीज़न कि समावेशी से कैसे भी प्रश्न आए, प्रश्न को कितना भी घुमाया जाए, लेकिन आपका आंसर लॉक होगा समावेशी शिक्षा ही। तो बात की जा रही है कि किसकी यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। जब समान शिक्षा पाने का अधिकार है तो वो है समावेशी शिक्षा, ठीक है। ना तो मुख्यधारा शिक्षा होगी, ना तो विशेष शिक्षा होगी। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वालों बच्चों को, सिर्फ जिनको जैसे आप कह सकते हैं कि विशेष का मतलब होता है विशिष्ट। जो विकलांग बच्चे हैं वो आपके विशेष बच्चों में आते हैं। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जिनको शिक्षा की ज़रूरत है उनको किस बच्चे के साथ शिक्षा आप उपलब्ध कराएंगे, तो अब जब विशेष वाला सारा आपका कट जाएगा, ए भी। अगर क्वेश्चन विशेष पूछा है तो ऑप्शन आप विशेष को नहीं, अन्य सामान्य बच्चों के साथ लॉक करिएगा। क्योंकि अगर बच्चा विशेष है तो हम उसको विशेष में नहीं शामिल करेंगे, सामान्य बच्चों के साथ शामिल कर देंगे, ठीक है, सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 8, शिक्षा अधिकार अधिनियम देश भर में लागू है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आईटी एक्ट 2009 आप लिखते पढ़ते हो, आईटी एक्ट 2009 पढ़ते हो ना। आईटी एक्ट 2009 लागू हुआ तो आपका आंसर आ जाएगा कि भाई जब 2009 आरटी एक्ट अपने में लिखा ही जाता है कि 2009, तो इसका मतलब 2009 में लागू हुआ। तो कोई यहाँ पर ये थोड़ा सा काम नहीं कर रहा पेन, समझ लीजिएगा 2009 है। तो आप जो है समझोगे कि आरटी एक्ट अपने में जब बात ही की जा रही है आरटी एक्ट 2009, तो इसका मतलब 2009 में लागू हुआ। लेकिन यहाँ पर 2009 का ऑप्शन है नहीं, लेकिन एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। 2009 ऑप्शन मिलेगा भ्रमित करने के लिए। तो आरटी एक्ट लागू हुआ, बना तो 2009 में, लेकिन जब लागू की बात की जाए तो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ, ठीक है। ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कितनी दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। कक्षा 1 से 5, इसका मतलब किसकी बात की जा रही है, प्राइमरी की बात की जा रही है कि कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए कितनी दूरी में विद्यालय होना चाहिए नई शिक्षा नीति के तहत। तो देखिए
बच्चे क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। जब छोटे होते हैं तो उनके इर्द गिर्द उन्हीं के गांव समाज के बगल ही स्कूल होने चाहिए। 1 किलोमीटर में एक स्कूल होने चाहिए। और बात करी जाए जब 6 से 8 की, तो 2 से 3 या फिर आप कह सकते हैं ऑप्शन में हो 2.5 किलोमीटर, तो ठीक है। तो 2 से 3 किलोमीटर में होने चाहिए, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही और पूरा नाम क्या है? बताइए भाई। शिक्षा आरटी एक्ट 2009 का सही और पूरा नाम क्या है? आरटी एक्ट 2009 कहता है कि सभी बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन, निःशुल्क जो है शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। अगर विकलांग बच्चे हैं तो 6 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। तो इसका पूरा नाम क्या है? वो अधिकार किसको दिलाता है? आरटी एक्ट अधिकार किसको दिलाता है? बच्चों को अधिकार दिलाता है। जब बच्चों के अधिकार की बात की जा रही है तो क्या आप क्या लॉक करेंगे? ए ऑप्शन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसका पूरा नाम होगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 होगा, 10 होगा, या फिर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 होगा, या फिर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 होगा। तो क्या होगा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का पूछा जा रहा है कि सही और पूरा नाम। ठीक है, तो आपका 10 वाला तो कट जाएगा क्योंकि 9 का पूछा जा रहा है। लेकिन आप बताइए, ए ऑप्शन लॉक करोगे या फिर डी ऑप्शन लॉक करोगे? क्या लॉक करोगे? ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा क्यों, या फिर नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बच्चों को अधिकार दिलाता है और यहाँ पर बाल शिक्षा की बात नहीं की गई है, सिर्फ अनिवार्य शिक्षा की बात करी गई है। लेकिन डी ऑप्शन में देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, क्योंकि बाल शिक्षा का अधिकार है, बालक का अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष के या फिर 6 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए पूरे भारत में। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, सीटेट बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सीटेट आसान है, बट उसको क्वेश्चन को आप किस तरीके से समझते हो? प्रैक्टिस सेट, खूब सारा प्रैक्टिस सेट लगाइए। किसी वीडियो को आप एक बार देखिए, एक बार आपको इतनी समझ नहीं आएगा, आप 2 बार देखिए, उसको रिपीट करिए, फिर आपको उसको अच्छी तरह समझ आएगा। कुछ चीज़ें आप समझने की कोशिश करिए, तभी समझ आएगा, क्वेश्चन को आप आराम से समझ सकते हो। प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन पाठचर्या एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। यही 5 सिद्धांत हैं। कौन कौन से? एनसीएफ 2005 क्या कहता है? पहली बात तो भाई, रटन प्रणाली से परे हों, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये भी कहता है भाई। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, बच्चों को चौमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, अवसर तो सब ठीक है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना ये नहीं है। आप मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दे सकते हो, अंग्रेजी भाषा में नहीं। तो सी ऑप्शन यही आपका निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव ही पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का चयन यानी मिलान कीजिए। बुद्धि का प्रकार है और अंतावस्था, यानी कि संगीतात्मक, संगीतकार के पास कैसी बुद्धि होनी चाहिए, भाषिक के पास कैसी, भाषिक बुद्धि वाला कौन होता है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाला भाई व्यक्ति, स्थानिक बुद्धि वाला। तो बताइए यहाँ पर कैसे आप करेंगे? संगीतात्मक, जो संगीत बजाता है उसके पास क्या होना चाहिए भाई? वायलिन वादक तो होता है वो, तो इसलिए ए का आप चौथे के साथ मिलान कर दो। अब आपका रास्ता साफ हो गया। ए का 5वां है, ए ऑप्शन को आप काट दीजिए। ए का दूसरा है, ए भी काट दीजिए। ए का चौथा है, ए का चौथा, आपका सी और डी ऑप्शन मिल रहा है। तो संगीतात्मक जो है वायलिन वादक होता है, बिल्कुल ठीक है। भाषिक बुद्धि वाला क्या होता है भाई? भाषिक बुद्धि वाला लेखक होते हैं, आपके कवि होते हैं। बी का दूसरे के साथ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बी का दूसरा ए मिल रहा है और बी का दूसरा ए भी अभी भी चल रहा है, साथ दे रहा है। सी का देखिए अंतर्वैयक्तिक, एक होता है अंतःवैयक्तिक जो अपने बारे में लिखता है, सोचता है, लेकिन अंतर्वैयक्तिक का मतलब जो दूसरों के बारे में सोचता है, लिखता है, फिर दूसरों का इलाज करता हो, जैसे कि डॉक्टर हो गए, चिकित्सक हो गए। तो यहाँ पर जब अंतर्वैयक्तिक, सी का मतलब होता है पहला, चिकित्सक जो दूसरों का इलाज करता है। तो यहाँ पर सी का पहला जाएगा, यहाँ पर सी का देखा 5वां है, ए भी आपका कट गया है।
डी है स्थानिक, ये मूर्तिकार इधर ना होकर आपका ये मिस्टेक है, मूर्तिकार इधर होगा, ठीक है, मूर्तिकार इधर हो जाएगा। तो अस्थानिक जो होता है वो मूर्तिकार वाले बुद्धि वाले व्यक्ति अस्थानिक में आते हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है कि व्यक्ति के अंदर 8 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। प्रश्न नंबर 13, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाएं बताई है, संवेदी, पूर्व मूर्त और अमूर्त, ठीक है, जिसको बोलते हैं अमूर्त को औपचारिक अवस्था और संवेदी को इंद्रियगामक अवस्था भी कहते हैं। तो यहाँ पर जब पहली अवस्था की बात की है तो पहली अवस्था तो यही होगा ना आपका संवेदीगामक अवस्था, तो यहाँ पर संवेदी पेशी अवस्था आपका ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 14 कि अहमद मनोउपचारक या परामर्शदाता काउंसलर बनना चाहता है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उसकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए? अहमद नाम का स्टूडेंट है जो मनोउपचारात्मक यानी कि दूसरों का उपचार करने वाला बनना चाहता है। आप कह सकते हैं कि मानसिक रूप से जो पीड़ित व्यक्ति है उनका उपचार करने वाला है। एक शब्द में आप कह सकते हो कि अहमद जो है वो डॉक्टर बनना चाहता है और हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उसकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए? ऐसा कौन सी बुद्धि की तरफ उसकी अध्यापिका को ले जाना चाहिए? स्थानिक, प्राकृतिक, संगीतात्मक या अंतर्वैयक्तिक? तो डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक, ठीक है, क्योंकि वो दूसरों का उपचार करने वाला बनना चाहता है भाई। प्रश्न नंबर 15 सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? सहयोगात्मक का अधिगम का जैसे कार्य का संचालन करते हैं, सहयोग के द्वारा अगर आप कार्य का संचालन करते हैं तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक समान योग्यता आधारित समूह का निर्माण करना चाहिए। एक समान योग्यता, जिनके पास ऐसे बच्चे जैसे 5 का आप ग्रुप ले रहे हो तो 5 बच्चे एक ही योग्यता के हों, क्या ऐसे समूह बनाना चाहिए? या फिर केवल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण करने का निर्देश देना चाहिए? चर्चाओं और वाद विवाद के प्रयोग को प्रतिबंधित करना चाहिए? चर्चा और वाद विवाद को रोकना चाहिए? या फिर विविध विद्यार्थियों के समूह बनाना चाहिए कि कोई भी बच्चा किसी भी ग्रुप में शामिल हो सकता है, विविध शिक्षार्थियों वाला समूह बनना चाहिए? तो आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, क्योंकि एक ही योग्यता वाला गलत है, वर्गीकृत गलत है, बच्चों को निर्देश देना गलत है, रोक लगाना गलत है, और विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना चाहिए क्योंकि आप सहयोग का कार्य करने में बच्चों को शामिल कर रहे हो। तो डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 एक शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए भाई बताइए, क्या चाहिए? वह विद्यार्थियों की बीच तुलना को अधिकतम करें, वह विशेष संस्कृति और समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दें, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं या विविधता की अनदेखी करें, या संप्रेषित करें कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करते हैं, महत्व देते हैं। तो बार बार हम आप लोग को बताएं, जो लोग पुराने हमारे देखने वाले हैं, जो देखते हैं क्लास को, और जो नए जुड़े हैं, तो देखो तुलना नहीं करता, तुलना नहीं करना है, निगेटिव है आपका। किसी विशेष वर्ग, धर्म, संप्रदाय को बढ़ावा नहीं देना है क्योंकि समावेशी शिक्षा आप पढ़ा रहे हैं। सांस्कृतिक विविधता तो अनदेखी नहीं करना है भाई। डी ऑप्शन कि सभी बच्चों की भाषाओं को, है ना, उनकी संस्कृति को महत्व देना है, सम्मान करना है। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपका जो ध्यान है वो किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीक पर, शारीरिक क्षमता पर, व्यक्तिगत विभिन्नता पर, पारिवारिक स्थिति पर। भाई आपका ध्यान पारिवारिक स्थिति पे क्यों जाएगा? कोई बच्चा गरीब है, कोई बच्चा अमीर है। शिक्षण तकनीक 1 से 5 की बात की जा रही है, नहीं लाएंगे।
बी शारीरिक क्षमता, आप शारीरिक क्षमता क्यों देखेंगे बच्चों को। सी ऑप्शन की व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान जाना चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं सभी बच्चों में, सभी बच्चों के आप व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दें। प्रश्न नंबर 18, देखो कोई बच्चा एक समान नहीं हो सकता, क्योंकि कोई बच्चा जल्दी सीख सकता है, कोई बच्चा लेट से सीखता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना जरूरी है। प्रश्न नंबर 18, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है, यह कथन कैसा है। अगर बहुत सारी अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, तो जो है विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है, ठीक है, क्योंकि वो हो जाता है वो सहयोगात्मक अधिगम। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि बढ़ाती है, कथन कैसा है, गलत है, क्योंकि बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वह स्वयं को अलग महसूस करते हैं। जब सारे बच्चे एक समान है, विविध प्रकार की पृष्ठभूमि की बात करें, तो दुविधा कहाँ से आ गई इसमें। सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल, बिल्कुल हमें आंसर मिल गया कि बच्चे जो होते हैं अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध के लिए नहीं। गलत, क्योंकि यह अनावश्यक, गलत है भाई, ठीक है, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाचू स्मिथ का हास्य किससे संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा ए लिखा है, ए बी सी और डी। अब बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ पर बात की जाए पढ़ने में कठिनाई, तो ए बी और डी में वो कंफ्यूज है कि बी पढ़े या फिर डी पढ़े। उसको आ रहा है, वो लिख सकता है, लेकिन पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है। जब पढ़ने में कठिनाई हो रही है, इसका मतलब वो डिसलेक्सिया से ग्रसित है। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, डिसलेक्सिया से ग्रसित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। एक शिक्षक चाहता है कि बच्चा जो है समस्या समाधान कौशल सीखने में सक्षम हो जाए, तो उसके लिए भाई वो कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। तो पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान रखकर, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान रखकर क्या वो जो है समस्या समाधान कौशल विकसित कर सकता है, या फिर पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। सी ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण। गलत, बच्चों को समस्या के बारे में सहजनुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में क्या हो सकता है। ए ऑप्शन हो सकता है कि पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान रखकर, या फिर डी ऑप्शन कि बच्चों को समस्या के बारे में सहजनुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। आपका डी ऑप्शन हो सकता है बड़ा आंसर और सटीक आंसर, डी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 का डी ऑप्शन हो सकता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन को लॉक कर दिए। तो साथियों, ये थे CDP के 20 प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा एंड शेयर करिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और पुरानी बहुत सारी ऐसी वीडियो है जिससे आप लोग को बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। महामैराथन क्लासेज हैं, अभी थोड़ा सा क्लास से और भी लोग जोड़ते जाएंगे तो महामैराथन क्लास को लाएंगे, अभी उतना थोड़ा सा टाइम लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेज।